सभी भैयाओं को नमस्कार। आज कक्षा 12 जीव विज्ञान विषय में यूनिट सेकंड का 5वां अध्याय पादप जल संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पादप जल संबंध पढ़ने से पहले हमने पूर्व में पादप में जनन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक समझा है। पादप जल संबंध का अर्थ है पादप भी एक सजीव प्राणी है और सजीवों में हमने देखा है जैविक कोशिकाएं पाई जाती है, अर्थात ये भी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं एवं कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी जैविक क्रियाएं सभी कोशिकीय स्तर पर संपूर्ण की जाती हैं। तो पादप की जो कोशिकीय संरचना है उनमें सभी जैविक जो क्रियाएं हैं वो हमेशा जलीय माध्यम में ही संपूर्ण होती है। इसलिए पादपों में जल एक अति आवश्यक घटक होता है। तो जल एक प्रमुख घटक होने के कारण सबसे पहले हम जल के कुछ गुण को देखते हैं। सबसे पहला गुण है जल एक अच्छा विलायक है। जल एक अच्छा विलायक का अर्थ है जल में लगभग बहुत सारी चीज़ें घुलती है, विलय होती है, इसलिए इसे एक अच्छा विलायक कहा जाता है। लगभग सभी विलेय पदार्थ घुलते हैं। दूसरा है ध्रुवीय प्रकृति। जल का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O। जब इसे हम जलीय अपघटन में देखते हैं तो H+ व OH- हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं जो विपरीत ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं। तीसरा है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन में दो अणु जल में दो अणु हाइड्रोजन व ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं जिनके बीच में निम्न प्रकार का बंध यानी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये एक अणु हो गया, ये दूसरा अणु। तीसरा है pH 7। pH 7 हमने देखा है pH स्केल पर 7 जो अंक है वो उदासीन प्रकृति को प्रदर्शित करता है, इसलिए जल की जो प्रकृति है वो उदासीन प्रकृति की होती है। इसी प्रकार उच्च विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च घनत्व भी जल का एक गुण है जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उच्च घनत्व को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार जल के कुछ गुण हैं। अब हम आगे देखते हैं पादप जल संबंध के अंदर कि जल के माध्यम में कैसे पदार्थों का आवागमन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, मृदा से जड़ों द्वारा पादप में और पादप के विभिन्न भागों द्वारा जल का कैसे एक जगह से दूसरी जगह अर्थात एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आवागमन होता है। आगे हम देखते हैं पादपों में कौन कौन से प्रकार के जल संबंध होते हैं, जिसमें विसरण, परासरण, जीवद्रव्य कुंचन एवं अंतः शोषण के बारे में विस्तार पूर्वक हम जानेंगे। पहला है विसरण, डिफ्यूजन। क्या अर्थ होता है इसका? पदार्थ के जो अणु होते हैं अर्थात जल के जो अणु होते हैं वो सदैव अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही गमन करते हैं। बहुत सारे उदाहरणों में हमने देखा है, जैसे एक कमरे में आप अगरबत्ती जलाते हैं, थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है, या इत्र की बोतल को जैसे ही हम प्रेस करते हैं खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। ये विसरण का उदाहरण है। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण देखा है, जैसे मान लीजिए एक फ्लास्क में हमने जल लिया है
और एक बूंद स्याही की डालते हैं, तो कुछ देर बाद स्याही का पूरा भाग सारे अणु फैलकर पूरे जल में बिखर जाते हैं। ये क्रिया विसरण कहलाती है। विसरण की प्रकृति सदैव ठोस, द्रव, गैस किसी भी अणु के लिए समान रूप से कार्य करती है। यानी सब अणुओं में विसरण का जो गति है, मान है, वो सब पर समान रूप से कार्य करती है, परंतु विसरण की जो दर है वो सब पर भिन्न भिन्न होती है। ठोसों के अणु अलग, द्रव के अणु अलग और गैस के अणु तेजी से विसरित होते हैं। आइए अब हम देखते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विसरण की दर किस प्रकार से, कौन कौन से चीज़ों से प्रभावित होती है। सबसे पहला चीज़ है टेम्परेचर, तापमान। तापमान विसरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो तापमान बढ़ने पर विसरण की दर भी बढ़ती जाती है, अर्थात विसरण तापमान के समानुपाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा विसरण की दर भी उसी प्रकार से बढ़ती जाएगी। दूसरा है पदार्थ का घनत्व। पदार्थ का घनत्व का अर्थ है विसरण की दर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात विसरण व्युत्क्रमानुपाती √1 घनत्व। अर्थात जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे विसरण की दर न्यूनतम होती जाएगी। विसरण दाब प्रवणता, DPG। विसरण दाब प्रवणता क्या है कि जो पदार्थ के जो अणु हैं वो सदैव अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर ही गति करते हैं। पादपों में इस विसरण का जो गुण है, इसका क्या महत्व है, तो सबसे पहले है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो बहुत महत्वपूर्ण घटक है पादप के लिए, उनके ट्रांसफ्यूजन यानी आदान प्रदान में बहुत महत्वपूर्ण क्रिया के लिए ये विसरण कार्य करता है। कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आवागमन होता है वो विसरण विधि के द्वारा जलीय माध्यम में संपन्न होता है। अगला है जल वाष्प का विसर्जन। वाष्पोत्सर्जन के दौरान जो जल के अतिरिक्त अणु रंध्रों द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं वो जल वाष्प के रूप में हमारे को दिखाई देते हैं, वो भी एक विसरण क्रिया द्वारा ही संपन्न होती है। और तीसरा है खनिज लवणों का अवशोषण। मृदा में उपस्थित जो खनिज लवण होते हैं वो जड़ों द्वारा अवशोषित कर पादप के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। तो जड़ों द्वारा जो खनिज लवण हैं वो जलीय माध्यम में अवशोषित अंतः शोषण के कारण अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषण करने के बाद पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। यह क्रिया भी विसरण द्वारा ही संपन्न की जाती है। अगला टॉपिक है परासरण। परासरण के अंतर्गत हम देखेंगे अगला टॉपिक है परासरण। परासरण क्या है? परासरण और विसरण में कुछ ही अंतर है। परासरण का अर्थ है दूसरा बिंदु है परासरण। परासरण और विसरण में बहुत थोड़ा ही अंतर है। परासरण का अर्थ है पदार्थ के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता से
कम सांद्रता की ओर गमन, अर्थात मान लीजिए ये कोई लेयर है जिसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं और यहाँ पदार्थ के अणु हैं, ये अधिक सांद्रता और इधर कम सांद्रता। इसमें से कुछ ही अणु जो है वो पार होते हैं, तो इस वाले भाग को हम अर्धपार गम्य झिल्ली कहते हैं। तो पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन तो होता है, परंतु बीच में एक अवरोधक झिल्ली पाई जाती है जो सेलेक्टिव पदार्थ को ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाने देती है। तो पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है, जो पदार्थ के अणुओं को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने के लिए बीच में एक अवरोधक का कार्य करती है।